हाय डियर स्टूडेंट, मैं हरिश्चंद्र यादव राजस्थान गंगा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ईथर। ईथर क्या होता है, ईथर का निर्माण कैसे किया जाता है, ईथर के भौतिक रासायनिक गुण क्या होते हैं, ईथर की क्या उपयोगिता है हमारे दैनिक जीवन में, या क्या इससे निर्मित हो करके अन्य जो पदार्थ बनते हैं उनकी क्या उपयोगिता है, ये सब जानेंगे इस चैप्टर में, ईथर चैप्टर में। शुरुआत करेंगे ईथर। इससे पहले हम आपको एक बताना चाहेंगे एक बात की, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको जानकारियाँ नई नई मिलती रहें। उसके लिए आप बेल आइकन को जरूर दबाएं, लाइक शेयर जरूर कर दीजिए ताकि और लोगों को भी इससे फ़ायदा हो सके। और अब बस इतनी ही बातों को बताते हुए क्लास को शुरू किया जाता है। ज़्यादा समय नहीं इन्वेस्ट करेंगे क्योंकि ये टॉपिक भी छोटी है और हम चाहते हैं इसको और कम से कम समय में एक अच्छे से आपको ये टॉपिक समझाई जाए। चलिए ईथर क्या होता है इसे ज़रूर जानें। ईथर का जो जनरल फार्मूला होता है ये ROR होता है, ROR होता है। आप बिल्कुल देखिए ये ROR जो दिखाई दे रहा है, यदि आप करना चाहें तो जैसे H2O का होता है HOH, बस इसी का एक फार्म है, लेकिन ये डाई एल्किल व्युत्पन्न होता है। डाई एल्किल का मतलब हो गया कि जो ये दोनों R देख रहे हैं ये H2O के O से संलग्न किया गया है। मतलब जैसे H2O का दोनों H है, ये एक H एक H है, यदि इसको हटा दिया जाए किसके द्वारा, 2R के द्वारा, 2R के द्वारा इन दोनों H'ों को हटा दिया जाए तो जा करके प्राप्त होता है ROR। तो आप इस प्रकार से कह सकते हैं कि जो ईथर होता है, ईथर ये जल का डाई एल्किल व्युत्पन्न होता है। ये भी कह सकते हैं ईथर जो होता है उसमें 2 एल्किल ग्रुप जुड़े होते हैं और ये दोनों एल्किल ग्रुप्स हाइड्रोजन के हटने से जुड़े होते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। और ऐसा भी कह सकते हैं जैसे 2 अल्कोहल के मॉलिक्यूल हों, चाहे समान हो चाहे असमान हो, ये हो गया, अलग अलग कर देते हैं। 2 अल्कोहल के मॉलिक्यूल हो गए, इसमें से जल का अणु निकाल दिया जाए, जैसे ये हो गया, यदि जल का अणु हम निकाल देते हैं तो तैयार हो जाता है ROR-। देखिए ये भी क्या होता है, ईथर होता है। ईथर बिल्कुल एल्कोहलों के सूत्र से मैच करता है, बस अंतर क्या होता है उसके फंक्शनल ग्रुप का। ईथर का जो फंक्शनल ग्रुप है ROR, ऐसे कह सकते हैं सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, जबकि एल्कोहल में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड OH होता है। इसको ईथर कहते हैं या ईथरी कहते हैं, ईथरी। ये जो होता है वो हाइड्रॉक्सी होता है। दोनों में ही अंतर है कि जो ईथर होते हैं उनका जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो ईथरी होता है, वो होता है, जबकि एल्कोहल जो होते हैं इनका जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो हाइड्रॉक्सी होता है। अभी आपको हम एक फार्मूला बताने वाले हैं। फार्मूले में हम देखेंगे कि एल्कोहल और ईथर दोनों का मॉलिक्यूलर कह सकते हैं, दोनों का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला आता है उसी फार्मूले पर बेस्ड होता है। जैसे देखिए ये देखा जाए, अभी हम एक फार्मूला दें, ये CnH2n+2 और ये O, CnH2n+2O, जैसे एग्जाम्पल में CH3OH, इसका नाम मेथेनॉल है। एक और लेना, चूँकि 2 कार्बन की जरूरत होती है, C2H5OH कर देते हैं। ऐसे यहाँ पर देखिए 2 कार्बन हो गया, 5 1 6, तो 2 2 4, 4 और 2 6, यहाँ पर रखें, यहाँ पर C2 कर सकते हैं। H के स्थान पर 2 2 4, 2 2 4, अच्छा हमने H नहीं लगाया यहाँ पर, हमें यहाँ 1 करना चाहिए था और OH करना चाहिए था, तब कंप्लीट होगा ये। देखिए 2 2 4, 4 1 5, 5 1 6, तब जाकर के यहाँ 6 हो जाएगा और O। यही फार्मूला जो है एल्कोहल को भी दिखा रहा है, और यही फार्मूला अगर चाहें हम तो CH3O करके और ये CH3 भी कर सकते हैं। देखिए 3 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन हो गया, और कार्बन की संख्या 2, कार्बन संख्या 2 है, और ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पर भी 1 दिया गया। यानी एक ही फार्मूले से, एक ही जनरल फार्मूले से दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूले को लिखा जा सकता है। एक बात ये भी सामने आती है, जब आइसोमेरिज्म की हम बात करें, आइसोमेरिज्म की बात करते हैं
तो ये कहा जाता है कि अल्कोहल ईथर एक दूसरे के आइसोमर होते हैं। लेकिन कैसे आइसोमर होते हैं, प्रैक्टिकली ये जानिए कि जो ये आइसोमर होते हैं वो फंक्शनल ग्रुप से होते हैं। आपको पहले भी बताया जा चुका है कि हमने ये कहा था कि आप जिस भी चैप्टर की शुरुआत करेंगे उसमें आइसोमेरिज्म आएगा, आइसोमेरिज्म आएगा। और आइसोमेरिज्म बताना होता है कि इसमें एक एक में कौन कौन सा आइसोमेरिज्म पाया जाएगा। जैसे ईथर की अगर बात करें तो ईथर में दो प्रकार के आइसोमेरिज्म हैं। एक है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म है। दूसरा है मेटामेरिज्म, इसको शायद एक बार आपने जरूर देखा होगा। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म का मतलब हो गया कि जब मॉलिक्यूलर फार्मूला वही रहे लेकिन क्रियात्मक जो समूह हो उसके बदलने से नया कोई यौगिक निर्मित होता हो। जैसे इसमें बात करें, हम ईथर में बात करें, अभी हमने एग्जांपल लिया था, देखिए C2H6O ये हो गया। अब ये कोई एक अणुसूत्र है, अब ये नहीं पता है कि ईथर का अणुसूत्र है कि अल्कोहल का अणुसूत्र है, फिर भी हम इसी पर इसका फार्मूला बनाएं। जैसे देखो CH3CH2OH, तो ये हो गया अल्कोहल, जान गए, ये हो गया अल्कोहल क्योंकि इसमें पाया गया हाइड्रॉक्सी ग्रुप। और इसी को नए फॉर्म में भी ले सकते हैं, CH3OCH3, अब ये हो गया ईथर। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर ये क्रियात्मक समूह ईथरी है और ये क्रियात्मक समूह जो है अल्कोहलिक है, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला एक ही है। तो जब मॉलिक्यूलर फार्मूला एक ही हो लेकिन उनकी संरचनाएं अलग अलग हों, और किसके रिस्पेक्ट में देखेंगे, फंक्शनल ग्रुप के रिस्पेक्ट में देखते हैं, तो ऐसे आइसोमेरिज्म को फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म कहते हैं। गाइज याद रखिए कि आइसोमेरिज्म जो पाया जाएगा इसमें ईथर में, वो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म पाया जाएगा क्योंकि इनका फार्मूला एक ही है। लेकिन क्रियात्मक आधार पर अगर देखा जाए तो दो अलग अलग क्रियात्मक रूपों प्रदर्शित करके यौगिक का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पर C2H6O हमने लिया, एल्कोहलिक नेचर भी रख सकता है और ईथरी नेचर भी रख सकता है। चलिए फिर आगे बात करें, इसमें एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे अभी कह दें C3H7 नहीं H8 कर दें, H8O कर दें, तो आप करेंगे यहीं पर CH3CH2 और ये OH, देखिए 3 2 5 2 7 1 8 हो गया, ऑक्सीजन 1 हो गया, कार्बन 3 हो गया। अब यही अगर आप चाहें ईथर के रूप में भी लिखना चाहें तो CH3O C2H5 कर सकते हैं। ये देखिए ईथर बन गया, ये बन गया अल्कोहल। तो इससे स्पष्ट होता है कि इसमें फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म पाया गया है। यहाँ पर एल्कोहलिक नेचर रखता है और यहाँ पर ईथरी नेचर रखता है, फार्मूला वही है। तो इस प्रकार से कहेंगे कि ईथर में फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म पाया जाता है। एक और है मेटामेरिज्म, मध्यावयता जिसको बोलते हैं। बिल्कुल यहाँ से देख सकते हैं आप, बहुत आसानी से समझ में आएगा आपको मेटामेरिज्म इसका कैसे पाया जाता है। जैसे एग्जांपल लें हम CH3CH2CH2O CH2CH2CH3, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 3 कार्बन ये है, 3 कार्बन ये है, 3 कार्बन के बाद ऑक्सीजन आया हुआ है। अच्छा, इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं CH3O CH2CH2CH2CH2, देखिए 1 3 3 6 कार्बन था, यहाँ पर 1 कर दे, यहाँ पर 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन 2 नंबर पर आ गया, मतलब सॉरी 1 नंबर पर आ गया, और यहाँ पर ऑक्सीजन 3 नंबर पर था। यानी ऑक्सीजन के दोनों तरफ जो एल्काइल समूह होते हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं, और डिफरेंट होने से इस प्रकार का आइसोमेरिज्म पाया जाएगा। उसी का नाम होगा मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म। तो इस प्रकार से स्पष्ट हुआ क्या कि जो ईथर होते हैं उसमें 2 प्रकार के आइसोमेरिज्म पाए जाते हैं, जो हमने दिखाया। एक मेटामेरिज्म जो अभी देख रहे हैं, उसके पहले आपने देखा क्या, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। अब अगर बात करें इसके समावेता की बात के बाद हम बात करें नामनक्लेचर की, तो 2 टाइप नामनक्लेचर भी होता है। एक होता है जनरल नामनक्लेचर, एक होता है IUPAC जो बहुत फेमस है। जनरल नामनक्लेचर में क्या होता है, आप ऐसा देखिए
यहाँ पर दिया गया कितना कार्बन है 3, यहाँ पर दिया गया कितना कार्बन है 3। अब ये दोनों एक समान है, दोनों R जो है बिल्कुल समान है, इसमें कहीं पर भी कमी और कह सकते हैं अधिकता और कमी कहीं नहीं पाया गया है। दोनों में एल्किल ग्रुप बिल्कुल समान है, और समान है उसके लिए आप प्रयोग करेंगे डाई का। ये क्या है प्रोपिल है, ये भी क्या है प्रोपिल है। तो डाई प्रोपिल ईथर, इसके नाम की बात करें तो नाम हो जाएगा डाई प्रोपिल ईथर। देखिए ये सामान्य नाम है डाई प्रोपिल ईथर। यहाँ पर देखिए ये मेथिल हो गया, ये पेंटिल हो गया, 5 कार्बन है पेंटिल हो गया, 1 कार्बन है मेथिल हो गया। तो आप इसको बोलेंगे मेथिल पेंटिल ईथर। आसान है, आईपीएससी से अच्छा हम जनरल नॉमेनक्लेचर में पाते हैं ईथर के नामकरण में। बस आराम से मेथिल पेंटिल 1 2 3 4 5 कार्बन है, यानी ऐसे एल्काइल है जिसमें 5 कार्बन है, और 5 कार्बन को हम पेंट बोलते हैं, और एल्काइल होने के कारण इल लगा देते हैं। तो पेंटिल हो गया, और यहाँ पर एक ही कार्बन है, तो पेंटिल मेथिल ईथर हो गया। अब अगर आईयूपीएसी की बात करते तो हम कार्बन का अंकन उस सिरे से करते जिधर से ऑक्सीजन ग्रुप या ईथर समूह निकट होता हो। अब जैसे यहाँ पर देखें, यहाँ पर दोनों तरफ से क्या है समान है, 3 के बाद यहाँ पर भी है, 3 के बाद यहाँ पर भी है। ऐसे में आप डाई जरूर लिखेंगे, लेकिन डाई लिखेंगे क्योंकि दोनों समान हैं तो हो जाता जनरल। अब इसमें क्या कहते हैं आईपीएससी में एल्काक्सी, इसमें एल्काक्सी शब्द जोड़ते हैं, एल्काक्सी एल्केन। ध्यान दीजिएगा, इसे आप जरूर नोट करिएगा। एल्काक्सी एल्केन मान करके नामनक्लेचर करते हैं। कैसे? जैसे यहाँ देखिए 3 कार्बन के बाद ऑक्सीजन है, तो आप उसको 3 कार्बन के लिए प्रोपाक्सी देख रहे हैं, ऑक्सी है ना, ये हमने लिख दिया प्रोपाक्सी। प्रोपेन था प्रोपाक्सी के बाद एल्केन लिखना है। कितना कार्बन? 3 कार्बन है, तो आप करेंगे एल्केन, प्रोपाक्सी एल्केन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए मेथ के बाद बहुत जल्दी आपको ऑक्सीजन मिल जाता है, तो आप लिखेंगे मेथॉक्सी, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ जल्दी मिला हुआ। मेथॉक्सी के बाद एल्केन में 5 कार्बन है, इसलिए उसका नाम हो जाएगा मेथॉक्सी पेंटेन। अभी और भी एग्जाम्पल देंगे, आपको और आसानी समझ में आ जाएगा। ये बेहतर एग्जाम्पल था आपको समझ में लाने के लिए, आ भी गया होगा। देखिए आगे एक एग्जाम्पल लें और, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, इसको नहीं है तो शॉर्ट फॉर्म में इसको समझा भी दिया जाएगा। जैसे यहाँ देखिए ये दिया गया हो CH3OCH3, इसके अगर हम बात करें आईयूपीएसी नेम की, तो देख रहे हैं कि एक ही कार्बन के बाद ऑक्सीजन है, तो आप लिखेंगे मेथॉक्सी के बाद 1 कार्बन है, मेथॉक्सी के बाद मेथेन। ऐसे हो गया। ऐसे कुछ होता है CH3O C2H5। देखिए 2 कार्बन के बाद ऑक्सीजन मिलता तो नहीं अंकन करना है, हमको जल्दी यहाँ से मिल रहा है ऑक्सीजन, तो आप इसका नाम लिखेंगे मेथॉक्सी के बाद 2 कार्बन है, मेथॉक्सी के बाद एथेन। क्लियर हुआ? ये मेथॉक्सी एथेन, मेथॉक्सी मेथेन, इसी प्रकार से इसका आईयूपीएसी नामकरण कर सकते हैं। जब बात आती है क्लासिफिकेशन की कि ईथर का क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, तो आप जानिए कि ईथर जो होता है वो 2 क्लास में बटा हुआ है। 2 क्लास में है, एक है सिमेट्रिकल, एक है एसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल को बोलते हैं सममित, और इसे बोलेंगे असममित। जानेंगे क्या होता है सममित और असममित। आसान सा है, जैसे ऑक्सीजन को यहाँ लगा दीजिए, और सममित का मतलब हो गया कि जब दोनों तरफ के एल्काइल एक समान हो, CH3 यहाँ पर भी हो, CH3 यहाँ पर भी हो, C2H5 यहाँ पर भी हो, C2H5 यहाँ पर भी हो। यदि दोनों ये बिल्कुल समान पाए जाते हो, तो ऐसे ईथर को
सममित ईथर यानी सिमेट्रिकल ईथर कहा जाता है। और यदि यहाँ पर देखा जाए दोनों एल्काइल डिफरेंट हो, ऑक्सीजन के जुड़ने के बाद दोनों एल्काइल डिफरेंट हो जाते हो, जैसे एक पर CH3 लगा हो और एक पर C2H5 लगा हो, देख रहे हैं दोनों एल्काइल डिफरेंट हैं, ऐसे में इसको हम एसिमेट्रिकल नाम देते हैं, यानी असममित ईथर के नाम से जानते हैं। मेथॉक्सी एथेन, और यहाँ पर मेथॉक्सी मेथेन, एथॉक्सी एथेन, प्रोपॉक्सी प्रोपेन, यानी कि सब जगह पर, यानी दोनों जगहों पर एल्किल की संख्या एक समान होनी चाहिए, समान एल्किल जुड़े होने चाहिए, तब वो सिमेट्रिकल कहलाएगा। और जब असमान एल्किल हो जाते हैं, एक पर कोई दूसरा हो एक पर कोई दूसरा हो, तो इसको हम एसिमेट्रिकल ईथर कह सकते हैं। तो ये दो ही प्रकार हैं, तीसरा प्रकार कोई नहीं है, बहुत आसान सा रहा ये, इसे बड़ी आसानी समझ गए। और यदि बात करें बनाने के लिए, यहाँ देखिए ईथर को बनाना बहुत आसान है। ईथर एक वाष्पशील द्रव होता है, ये जाने रहेंगे। ईथर को वाष्पशील द्रव होने के कारण इसकी इम्पोर्टेंसी और बढ़ जाती है। इसका उपयोग निषेचक के रूप में करते थे, लेकिन अब नहीं करते हैं। निषेचक के रूप में मतलब शल्य चिकित्सा में बेहोश कर दिया जाता था इसकी वाष्प को सूंघा करके, लेकिन अब इसका उपयोग नहीं करते हैं, अन्य पदार्थों का उपयोग किया जाने लगा है। उसके पहले क्लोरोफार्म का करते थे, आपको पता है क्लोरोफार्म जब पढ़ाए थे हम, उसमें बताए थे क्लोरोफार्म से बेहोश होने पर पता नहीं चलता था होश कब आएगा। सेम कंडीशन इसका भी वही है। ये तो ज्वलनशील भी होता है, इसका प्रयोग ईंधन के रूप में भी कर सकते हैं, पेट्रोल में से मिला दिया जाए ईंधन के रूप में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। ये हाई वोलेटाइल होते हैं, यानी कि जब ये कहीं से मतलब हथेली से उड़ जाए अगर, तो उस स्थान को ये ठंडा कर देते हैं, मतलब ठंडा लगने लगता है। ज्वलनशील भी होते हैं, जैसे पेट्रोल है, सेम उसी प्रकार से ईथर भी होता है। तो ये सारी उसकी प्रॉपर्टियाँ होती हैं। और बात करें इसके बनाने की विधि में, तो बनाने की विधि में ऐसे कुछ, जैसे एक विधि है जो आप देख ही रहे हैं, थंबनेल पर बिल्कुल दिया गया है, विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस का मतलब होता है कि इस विधि से हम ईथर का निर्माण कैसे करेंगे। तो विलियमसन सिंथेसिस से ईथर का निर्माण करने के लिए यहाँ पर जैसे C2H5 आसान सा है, बता दें, C2H5I यानी एथिल आयोडाइड, एथिल आयोडाइड पर क्रिया कराने वाले हैं सोडियम एथॉक्साइड की, NaOC2H5। आसान सा है, विलियमसन केवल नाम दिया गया था, उस नाम को लेकर के वो भटकने की जरूरत नहीं है, आराम से समझ में आएगा। ये देख रहे हैं सोडियम है और ये एथॉक्साइड है। ये सोडियम एथॉक्साइड की क्रिया जब हम ये एल्किल मतलब कह सकते हैं एथिल आयोडाइड के साथ कराते हैं, तो यहाँ से ये वाला हिस्सा सोडियम आयोडाइड गायब हो जाता है, और सोडियम आयोडाइड जब गायब होगा तो C2H5O C2H5 दे देता है, और इसी का नाम होता डाई एथिल ईथर। डाई एथिल ईथर के निर्माण के लिए विलियमसन सिंथेसिस का उपयोग करते हैं। ऐसे में आप गर्म करिएगा, ऐसे में एथिल आयोडाइड की क्रिया सोडियम एथॉक्साइड के साथ करते हैं, जिससे ये सोडियम साल्ट निकल जाता है, यानी कह सकते हैं NaI, सोडियम आयोडाइड बाहर हो जाएगा, और ऐसे में प्राप्त होगा डाई एथिल ईथर। और भी तरीके हैं बनाने के, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट तरीका है बनाने का, जिसको हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस ईथरिफिकेशन, जाने रहेंगे, इसे लिख देते हैं कॉन्टिन्यूअस ईथरिफिकेशन प्रोसेस।
लगातार ईथर निर्माण की क्रियाविधि। ये लगातार ईथर बनता रहेगा। एक बार आप प्रयोग करेंगे एथिल एल्कोहल का, जैसे देखिए ये है, अभी हम बताएंगे लगातार क्यों इसका नाम पड़ा, कंटिन्यूअस एथरिफिकेशन क्यों पड़ा इसका नाम। देखिए C2H5OH पर आप H2SO4 की क्रिया कराइए। हम जानते हैं जब H2SO4 इसमें पड़ जाता है तो ये नेजली कारक की भांति बिहेव करना शुरू कर देता है। और टेम्परेचर आप 170 नहीं लेंगे, टेम्परेचर आप 100 डिग्री लेंगे, क्योंकि जब आप 170 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लेते हैं तो यही एथिल एल्कोहल एथिलीन में चेंज होता है। इसलिए आप टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे, कम से कम यानी 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लेंगे। यहाँ पर बनेगा ये C2H5HSO4, इसका मतलब हो गया एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। सबसे पहले बनेगा ये एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा, या इसी को बोलते हैं एथिल वाई सल्फेट। देखिए ये कंप्लीट नहीं बना हुआ है, यानी जो C2H5OH है इसका कंप्लीट परिवर्तन नहीं हो पाया है, अभी कुछ ही अंश इसका बदला है। जब कुछ ही अंश बदला है तो फिर से वही C2H5HSO4 जो बचा हुआ C2H5OH है पुनः क्रिया करेगा, और जब ये पुनः क्रिया करेगा टेम्परेचर वही रहेगा तो देगा C2H5O और C2H5O प्लस H2SO4। अच्छा, इसका नाम हो गया डाई एथिल ईथर। और ये तो जान ही रहे हैं कि H2SO4 प्राप्त फिर से हो गया। अब हमें बताना है इसे कंटिन्यूअस ईथरिफिकेशन प्रोसेस क्यों कहते हैं। देखिए यहाँ पर आपने केवल एक ही बार प्रयोग किसका किया, H2SO4 का। वह H2SO4 आगे जा करके हमें पुनः मिल जाता है। जो आपने प्रयोग किया था H2SO4 वह H2SO4 निकल गया। यहाँ पर केवल आपको क्या लाना है, C2H5OH। इसी पदार्थ को आप बार बार डालते रहेंगे तो उससे बार बार डाई एथिल ईथर बनता रहेगा। आपको कभी भी H2SO4 को डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। टेम्परेचर वही रखिए, H2SO4 को एक बार में जितना डालना डाल दिए, दोबारा H2SO4 डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि H2SO4 केवल और केवल डिहाइड्रेशन करके ये डाई एथिल ईथर का निर्माण करता रहता है। बस ये बनता रहेगा, H2SO4 का प्रयोग नहीं करना है। और लगातार आप क्या डालते रहेंगे, C2H5OH लगातार जब C2H5OH डालेंगे तो लगातार C2H5O C2H5 प्राप्त होता रहेगा, यानी डाई एथिल ईथर मिलता रहेगा। इसीलिए इसको लगातार होने के कारण कंटिन्यूअस यानी कि लगातार ईथरीकरण प्रक्रिया भी कहते हैं। इससे बहुत आसानी से आप डाई एथिल ईथर प्राप्त कर सकते हैं। अब यदि हम बात करें इसके फिजिकल प्रॉपर्टी की, देखिए डाई एथिल ईथर को ही क्यों लिया गया, क्योंकि ये आपके टॉपिक का इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है और इसी बेस पर सारे काम हो जाते हैं। तो अगर बात करें हम फिजिकल प्रॉपर्टी की, तो जो एथिल डाई एथिल ईथर होता है यह जल में अल्प विलेय होता है, घुलता है, लेकिन ये कम मात्रा में घुल पाता है। जितना अल्कोहल घुलता था उतना ये नहीं घुल पाता है, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों साइड से एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं। और हमने भी बताया था कि एल्काइल जो ग्रुप होते हैं वो हाइड्रोफोबिक होते हैं, मतलब ये जल विरोधी होते हैं, जल के साथ कोई भी बॉन्डिंग नहीं करना चाहते हैं। और जब जल के साथ बॉन्डिंग नहीं करेंगे तो इसका मतलब वो जल में घुलनशीलता अपनी को कम दिखाएंगे। तो इसलिए जल में इसकी घुलनशीलता कम होती है, लेकिन अन्य जो कार्बनिक विलायक होते हैं उसमें इसकी विलेयता उच्च होती है। जल की अगर बात करें, जैसे यहाँ पर ROR हम लिख देते हैं, चलिए ऐसे कहते हैं, आप समझ लीजिएगा किसी डाई एल्किल ईथर की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर जब H2O की बात होती है ये HOH, इस प्रकार से देख रहे हैं जल का अणु ईथर के ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। बस एक ही बॉन्डिंग बनाएगा और तो बना नहीं पाएगा। जब जितने हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है उसकी विलेयता उतनी ही बढ़ती है, लेकिन यहाँ पर उतने हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की क्षमता है नहीं, इसलिए इसकी विलेयता होती तो है लेकिन
बहुत कम होती है, माइनर सॉल्युबल होते हैं इन वाटर, जबकि मेजर सॉल्युबल होते हैं इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। हाँ, एक काम और है कि जो ईथर होते हैं वो एक अच्छे विलायक का भी कार्य करते हैं, जान लीजिए, इसकी उपयोगिता भी है। ईथर जो होते हैं एक अच्छे विलायक की भांति व्यवहार करते हैं, लेकिन कैसे विलायक के रूप में काम करते हैं, जैसे तेल हो गया, ग्रीस हो गया, वसा हो गया, ये सब इसमें अच्छे से घुलते हैं। बात समझ आ रही है? मतलब जो तैलीय पदार्थ होते हैं वो अच्छे से इसमें घुल जाते हैं, और एक नॉर्मल पदार्थ इसमें अच्छे से घुल नहीं पाता। जरूरी भी है, सारे तैलीय पदार्थ जल में भी नहीं घुलते हैं, लेकिन वो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में घुलते हैं। तो ईथर एक सॉल्वेंट यानी एक विलायक का काम करता है, इसमें जा करके वो सारी चीज़ें घुल जाती हैं। बात रही केमिकल प्रॉपर्टीज़ की, तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी इसकी जान लें। केमिकल प्रॉपर्टीज में केवल 2 प्रॉपर्टीज़ हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम उन्हीं दोनों की चर्चा करेंगे। वो आपके एग्जाम की दृष्टि से भी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए उसी की चर्चा करेंगे। एक है हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन ऑफ ROR, और ROR में हमने कंपाउंड लिया है डाई एथिल ईथर की। जैसे ये है, देखिए C2H5 यानी कि CH3 CH2O CH2 और CH3 की अब क्रिया हम कराने वाले हैं किसी हैलोजन से। देखिए, हैलोजन से क्रिया यहाँ पर 2 तरीके से हो सकती है। एक तरीका तो ये है अंधेरे में, जहाँ पर लाइट ना हो वहाँ पर भी Cl2 की क्रिया करवा सकते हैं, और दूसरा है इन लाइट में भी इसकी क्रिया करवा सकते हैं। देखिए, जब लाइट में इसकी क्रिया करवाएंगे जहाँ पर प्रकाश होगा, तो ऐसी दशा में जो आप हाइड्रोजन देख रहे हैं, एल्काइलों पर जो हाइड्रोजन लगे हुए हैं, जैसे ये हो गया 3 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन 5, 2 और 3 5, यानी कि 10 जो हाइड्रोजन आपको दिखाई दे रहे हैं, इन लाइट में प्रकाश की उपस्थिति में, तो ये सारे के सारे हाइड्रोजन गायब हो जाएंगे। यानी आपको मिलेगा C2 जो H5 लिखते थे वो Cl5 लिखेंगे, O C2 जो H5 लिखते थे वो हो जाएगा Cl5, और प्लस ये कि जितने, जैसे यहाँ पर 3 और 2 3 2 5 5 5 ये 10, यहाँ पर हम लिखेंगे 10 10 दूनी हो गया 20, निकालने के 10 जुड़ ही जाएंगे, बचेंगे 10, और 10 ये HCl हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, लाइट में प्रकाश की उपस्थिति में जितने भी अल्फा बीटा हाइड्रोजन होते हैं, अल्फा बीटा हाइड्रोजन क्या है, ये ईथर में ईथरी जो ग्रुप होता है इसके बाद ये अल्फा होता है, और ये पोजीशन बीटा होता है। यहाँ पर भी अल्फा होता है, यहाँ पर भी बीटा होता है। तो लाइट की उपस्थिति में जितने भी अल्फा बीटा हाइड्रोजन होते हैं वो हैलोजन के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं। हैलोजन की उपस्थिति में ये गायब हो जाते हैं। यहाँ देख रहे हैं कि अल्फा बीटा कुल मिला करके 5 हाइड्रोजन था, इधर भी अल्फा बीटा मिला करके कुल 5 हाइड्रोजन था, 5 इधर से 5 इस साइड से, दोनों साइड से, यानी कि 10 जो क्लोरीन मॉलिक्यूल थे वो आ जाते हैं, और ये हाइड्रोजन जो होते हैं वो गायब हो जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, लाइट की उपस्थिति में समस्त अल्फा बीटा हाइड्रोजन गायब हो जाते हैं, किसके द्वारा, हाइड्रोजन के द्वारा। लेकिन यदि हम ऐसा करें, यही चीज़ यहाँ पर लिखें, जैसे CH3 CH2O CH2 और ये CH3, यहाँ पर भी हम लगा देते हैं हाइड्रोजन परमाणु, यानी क्लोरीन अणु लगा देते हैं, और ये अब्सेंस ऑफ लाइट, प्रकाश की अनुपस्थिति की बात करें, तो जब प्रकाश की अनुपस्थिति होती है तो ये दिखा देते हैं अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा के समस्त हाइड्रोजन गायब नहीं होंगे, कभी अल्फा से कुछ गायब होते हैं, कुछ अल्फा बीटा से गायब होते हैं। जैसे ये देखिए, यहाँ पर हम एक एक कंपाउंड लिख देते हैं। जैसे अब की बार अल्फा से ही गायब कर लें तो आपको मिलेगा क्या, CH3 CH, यहाँ पर Cl मिल जाएगा, O CH2 CH3 प्लस HCl, एक कंपाउंड ये हो सकता है। अभी देखिए
यानी अल्फा डाई एथिल ईथर हो जाएगा, अल्फा डाई एथिल ईथर। दूसरा कंपाउंड ये हो सकता है जैसे CH3 CHCl है, OCHCl और CH3 प्लस HCl। यहाँ पर देख रहे हैं 2 अल्फा पोजिशंस गायब हुआ है, तो आप लिखेंगे डाई अल्फा क्लोरो डाई एथिल ईथर, डाई अल्फा डाई क्लोरो ईथर एथिल ईथर। यहाँ पर एक ही क्लोरो लगा हुआ है, तो आप लिखेंगे अल्फा क्लोरो डाई एथिल ईथर। इस प्रकार से अल्फा पोजीशन से ही गायब हुआ है, यहाँ पर दोनों अल्फा पोजीशन से गायब हुआ है। इसी प्रकार से ऐसा भी हो सकता है कहीं एक अल्फा से गायब हो जाए और एक बीटा से गायब हो जाए, तो आप कहेंगे कि अल्फा बीटा, या बीटा बीटा से ही गायब हो जाए तो आप कहेंगे डाई बीटा क्लोरो डाई एथिल ईथर। ऐसा हो सकता है, लेकिन संपूर्ण हाइड्रोजन गायब नहीं हो सकता। इतना आप ध्यान रखेंगे कि एब्सेंस ऑफ लाइट में संपूर्ण हाइड्रोजन नहीं गायब होंगे, आप कहीं कहीं से गायब करिए, लेकिन जब लाइट की प्रेजेंटेशन होगी तो ऐसी दशाओं में सभी अल्फा हाइड्रोजन क्लोरीन के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। बस यही इसमें जानना था। और दूसरी जो अपक्रिया, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, ले लीजिए। चलिए, दूसरा है हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ क्रिया। ये भी हाइड्रोजन जो आयोडाइड के साथ क्रिया है वो भी 2 तरीके से होती है। एक होती है इन कोल्ड फार्म, एक होता है इन हीट फार्म। क्या होता है कोल्ड और हीट का मैटर, इसे जाने इंपॉर्टेंट है दोनों रिएक्शन, इसलिए इसको लिया गया है। रिएक्शन विथ हाइड्रोजन आयोडाइड। हाइड्रोजन आयोडाइड से इसका रिएक्शन हमें देखना है। कैसे? 2 फार्म हमने बताया, एक फार्म है इन कोल्ड फार्म है और दूसरा है इन हीट फार्म। 2 दशाओं में देखना है, एक ठंडी अवस्था में, एक गर्म की अवस्था में। जैसे लिख देते हैं C2H5O C2H5। अब हम हाइड्रोजन आयोडाइड को लेकर के इसे हम कोल्ड फार्म में लेते हैं, यानी ठंडी अवस्था में इसको हम अपकृत करवाते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ। जब ऐसा कराते हैं तो देख रहे हैं कि एक जो एथिल दिखाई दे रहा है, ये एथिल आयोडाइड बनाएगा C2H5I, और इसका जो दूसरा वाला पार्ट बन रहा है वो C2H5OH बन रहा है। दोनों का मिश्रण बन रहा है यहाँ पर, एथिल आयोडाइड और एथिल एल्कोहल का। कब? जब इसको हम कोल्ड फार्म लेते हैं। कोल्ड फार्म में ये बहुत आसानी से आयनाइड हो जाता है और ये आसानी से ब्रेक हो जाते हैं। ब्रेक होकर के ये 2 कंपाउंड देते हैं, एक है एथिल आयोडाइड और एक है एथिल एल्कोहल। लेकिन अवस्था ध्यान रखिएगा, ये कोल्ड फार्म में होना चाहिए। और दूसरी बात करें, जैसे यही कंपाउंड होगा C2H5O C2H5 प्लस EHI ही होगा, लेकिन ये कोल्ड फार्म नहीं, अब की बार ये हीट फार्म में होगा। अच्छा, जब हीट फार्म में करते हैं तो इसकी अपक्रिया बहुत तीव्र होती है, क्योंकि अपक्रियाओं को यदि हम गर्म की अवस्था में कराते हैं, गर्म करते हैं, तो अपक्रियाएँ बहुत तेज़ हो जाती हैं। और जब बहुत तेज़ हो जाती हैं तो ऐसी दशाओं में केवल आयोडाइड का कंपाउंड बनता है, C2H5 आयोडीन, ये हो गया, केवल आयोडाइड का कंपाउंड बनता है। और आयोडाइड के कंपाउंड के लिए यहाँ पर 2 लगा देंगे तो कुल मिला करके ये ऐसे केवल आयोडाइड बन गया। रही बात H2 और O की, तो ये बन जाता है जल का मॉलिक्यूल। तो ध्यान रखेंगे, जब आप ज़्यादा टेम्परेचर देंगे, टेम्परेचर को बढ़ा देंगे, कोल्ड से हीट कर देंगे,
तो ऐसी दशाओं में केवल आयोडाइड कंपाउंड बनता है। एथिल जैसा भी होगा ये, अगर ये डिफरेंट है तो दोनों का ऐड हो जाएगा। जैसे CH3 यहाँ होता और C2H5 यहाँ होता तो C3H7 हो जाता, जोड़ करके आयोडाइड बनता और जो बचा हुआ अणु है वो जल के रूप में बाहर निकल जाता। इस बात का ध्यान रखेंगे कोल्ड फार्म और हीट फार्म, और वहाँ पर जो हमने हैलोजनेशन कराया था उस पर आप करेंगे इन लाइट और एब्सेंस ऑफ लाइट। ये दोनों रिएक्शन आपके परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहे, इसे ज़रूर करिएगा। रही बात इनकी उपयोगिता की, तो उपयोगिता तो हमने आपको शुरू में बताया कि इनकी उपयोगिता जो है निश्चेतक के रूप में किया जाता है, विलायक के रूप में किया जाता है, ऑर्गेनिक कंपाउंडों को बनाने के रूप में किया जाता है। ये सारी इनकी उपयोगिताएं हैं, और भी बहुत सारी उपयोगिताएं हैं, बहुत ज़्यादा नहीं चैप्टर में है, बस इतना ही है। और इसे अभी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कोल्ड फार्म और हीट फार्म का। ये दोनों रिएक्शन बिल्कुल दिमाग में रखिएगा, बहुत आसान से हैं, थोड़ा सा केवल आप भटकेंगे तो रिएक्शन चेंज हो जाएगा। जैसे कोल्ड फार्म में देखा गया हमने कि दोनों पदार्थ बन रहे हैं, अल्कोहल भी और आयोडाइड भी, लेकिन जब आपने उसे गर्म किया तो अल्कोहल हट गया, उसके स्थान पर H2 आ गया और बाकी आयोडाइड आ गया। बस आज की क्लास यहीं पर क्लोज की जाती है। कैसा रहा ये क्लास आप कमेंट सेशन में ज़रूर लिखिएगा, और कितना अच्छा समझ में आया है इस बात का भी मेंशन करिएगा। बस आज की क्लास यहीं पर क्लोज की जाती है। मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।